कि हम लोग प्रियम्बल से स्टार्ट करेंगे सर। प्रियम्बल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। रिकॉर्डर काम कर रहा है कि नहीं, लेट मी चेक फर्स्ट। जी हाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर हम लोग प्रियम्बल पढ़ना स्टार्ट किए थे, आज करने वाले थे। आज हम लोग प्रियम्बल पढ़ना स्टार्ट करने वाले थे। तो प्रियम्बल पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग। सर ये प्रियम्बल होता क्या है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि ये होता क्या है। इसके बाद इसमें क्या क्या कंटेंट है, इसमें कंटेंट होता क्या है, इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे हमारे संविधान में लिखा क्यों गया, क्या जरूरत था प्रियम्बल के बिना। बिना भी तो संविधान चल ही रहा था। प्रियम्बल के बिना क्या हो जाता है ऐसा, अगर प्रियम्बल नहीं होता हमारे संविधान में तो क्या हो जाता। ठीक है। तो वो हर एक एस्पेक्ट से बात करेंगे हम लोग। इसके बाद सर हमारे देश का प्रियम्बल और फॉरेन जो कंट्रीज हैं उनके प्रियम्बल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे हम लोग। फिर प्रियम्बल बताता क्या है हमें, हम उन चीजों के ऊपर पूरा बात करने वाले हैं। सबसे पहला चीज सर, प्रियम्बल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं सर? प्रस्तावना कहते हैं। प्रियम्बल को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना। और मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि सर लाइन बाय लाइन आप लोग को रट लेना है। क्या आप लोगों ने याद किया इसे? है किया क्या आप लोगों ने याद? जी। हाँ या ना? सर टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, नहीं किया होगा। चलो। तो सर कल मैंने बोला था इसे याद करके आने, जब भी लास्ट क्लास हुआ था उस दिन मैंने बोला था कि इसको याद करके आने क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो। जिसने याद किया बहुत बढ़िया, जिसने याद नहीं किया आपका भी स्वागत है। चलो। सर प्रियम्बल को, इस प्रियम्बल को वर्ड टू वर्ड पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रियम्बल क्यों आया, हमारे संविधान में क्यों आया, प्रियम्बल का क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, क्या प्रियम्बल किस चीज को दर्शाता है, हमारा जो प्रियम्बल है वो हमने किस कंट्री से लिया है। ठीक है। उस कंट्री का प्रियम्बल और हमारे प्रियम्बल में डिफरेंसेस क्या है, इन सब चीजों पे, इन सब पहलुओं पे पहले हमें चर्चा करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा हमारे पूरे स्टोरी को। सर ये हमारा जो प्रियम्बल दिख रहा है ना, ये जो प्रस्तावना दिख रहा है आपको, ये हमने लिया है यूएसए से। आफ्टर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसए, हमने यूएसए से ये चीज लिखा है, लिया है। ठीक है, अडॉप्ट किया। तो एग्जाम में कभी भी आपसे पूछा जाए कि भारत में जो प्रियम्बल का आइडिया है ये कहाँ से, किस कंट्री से अडॉप्ट किया हमने, सर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलो नाइस। सर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ना, ये पहला कंट्री है सर जिसका अपना रिटन संविधान है। ये पहला ऐसा कंट्री है जिसका रिटन संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इससे पहले भी सर कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, ब्रिटेन के पास हुआ करता था, लेकिन वो रिटन नहीं था, वो मौखिक था। तो ध्यान से सुनना। यूएसए के संविधान को सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सर यूएसए के संविधान में भी प्रियम्बल का वर्णन है, यूएसए में भी प्रियम्बल है। यूएसए का जो संविधान है उसमें भी प्रियम्बल है। और उसी प्रियम्बल के आइडिया से इंस्पायर होकर भारत ने प्रियम्बल अपने संविधान में भी एक्वायर किया है, अपने संविधान में भी इंक्लूड किया है। ठीक है। बट एक बहुत मेजर डिफरेंस है यूएसए के प्रियम्बल और इंडिया के प्रियम्बल में, एक बहुत ही ज्यादा मेजर डिफरेंस है। क्या मेजर डिफरेंस है उस बात को आप समझने का कोशिश करें। चलो। तो सर सबसे पहला यूएसए के संविधान को हम लोग समझेंगे, उसके बाद भारत के संविधान में आएंगे। ठीक है। तो यूएसए का संविधान में जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है, तो क्या कहता है सर, सुनना क्या कहता है। आपने कभी भी कोई बुक खरीदा है? जी हाँ खरीदा है। सर वहां पे एक इंडेक्स पेज होता है, एक पेज होता है इंडेक्स पेज, देखा है आप लोगों ने? या फिर उसको कंटेंट पेज भी बोलते हैं। उस पेज में ना सब कुछ लिखा रहता है कि चैप्टर नंबर वन में ये फलना फलना चीज है, चैप्टर नंबर टू में फलना फलना चीज है, चैप्टर नंबर फोर में दिस 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 दिस, सो एंड सो। ठीक है। तो इंडेक्स पेज हमें क्या बताता है कि बेसिकली हमारे पूरे बुक में
क्या क्या कंटेंट है, हमारे पूरे बुक में किन किन चीजों का चर्चा किया गया है, हमारे पूरे बुक में किन किन चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है, इन सब चीजों के बारे में इंडेक्स बताता है हमें। ठीक है। यूएसए का संविधान प्रियम्बल है, वो भी कहीं ना कहीं इंडेक्स के तरीके से यूज किया गया है। वो कहीं ना कहीं एज अ इंडेक्स यूज किया गया है सर, एज एन इंट्रोडक्शन यूज किया गया है। क्या कहना चाहते हैं आप लोग, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब यूएसए का संविधान बनाया जा रहा था, जब यूएसए का संविधान बनाया जा रहा था, तो सबसे पहला चीज जो बनाया गया वहां पे, सबसे पहला चीज जो वहां पे क्रिएट किया गया, वो था प्रियम्बल। प्रियम्बल एज इन इंट्रोडक्शन, इट वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस किया गया सर, क्या इंट्रोड्यूस किया गया कि हमारे कंट्री का थॉट प्रोसेस क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, हम अचीव क्या करना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है, वो हर चीज प्रियम्बल में लिखा है इन्होंने। ठीक है। मतलब यूएसए का संविधान लिखने में सबसे पहला पहलू अगर पूछा जाए कि सबसे पहला पहलू यूएसए के संविधान में लिखा गया कौन सा पहलू है, वो प्रियम्बल है। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल ही वो रोड मैप है जिस रोड मैप को फॉलो करके सर यूएसए का संविधान लिखा गया। प्रियम्बल ही वो कंटेंट है जिस कंटेंट को दिमाग में रख के, जिस कंटेंट को दिमाग में रख के पूरा यूएसए का संविधान लिखा गया। क्या कहना चाहते हैं? मतलब सर प्रियम्बल कहीं ना कहीं आपका जो आप डेली शेड्यूल बनाते हैं कि अच्छा ये बजे इतना बजे ये करना है, इतना बजे ये करना है। ठीक है सर, इस महीने में ये चीज अचीव करनी है, इस साल ये चीज अचीव करनी है। ठीक है, तो जो भी आप शेड्यूल बनाते हैं सर, वो कहीं ना कहीं आपका क्या है, रोड मैप है। और उस रोड मैप के तहत आप अपने पूरे डे को गुजारते हो, उस रोड मैप के तहत आप पूरे महीने को गुजारते हो, उस पूरे डे रोड मैप के तहत आप अपना पूरा साल को गुजारते हो। वैसे ही कहीं ना कहीं यूएसए का प्रियम्बल जो था, वो एक रोड मैप था, एक इंडेक्स पेज था, इंट्रोडक्शन था। ठीक है। और उसी इंट्रोडक्शन, उसी ऑब्जेक्टिव, उसी एम को लेके पूरा यूएसए का संविधान फ्रेम हुआ, पूरा यूएसए का संविधान फ्रेम हुआ। मतलब सर यूएसए का संविधान जब लिखा जा रहा था तो सबसे पहला प्रोसेस क्या था? सबसे पहला प्रोसेस था प्रियम्बल को लिखना। सबसे पहला प्रोसेस था प्रियम्बल को लिखना। इसके बाद यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना। इसके बाद यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि प्रियम्बल जो था सर, उसको एज अ रोड मैप यूज किया गया, उसको एज अ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव यूज किया गया। सर प्रियम्बल में क्या क्या डाला गया? जो चीजें उन्हें अचीव करनी थी, जो चीजें उन्हें अपने संविधान में लिखना था, उन हर चीजों का वर्णन उन्होंने प्रियम्बल में किया। ठीक है, समझ में आया? यहां तक सभी को क्लियर है? नेक्स्ट। लेकिन भारत में कुछ ऐसा नहीं था। भारत में क्या था, ध्यान से सुनना। भारत की जो स्टोरी थी वो कुछ अलग थी। क्या अलग थी, सुनना ध्यान से। जब जब हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बैठा, पहली बार हमारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो था, संविधान सभा जो था, वो 9 दिसंबर 1946 में बैठी थी सर। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में सबसे पहली बार हमारा संविधान सभा बैठा था। ठीक है। उस दिन उस दिन हमारे हमारे प्रधानमंत्री ने ये सोचा था कि एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश करेंगे, लेकिन उस दिन वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश नहीं हुआ था। ठीक है। तो 1 दिसंबर, इस डेट को आप याद रख सकते हैं कि ये डेट जो था, ये फर्स्ट सिटिंग हुआ था सर। इस दिन फर्स्ट सिटिंग हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करता? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बस इतना ही काम था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे, वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, वो संविधान लिखे, संविधान कैसा है क्या नहीं है, संविधान को पूरा चर्चा करे संविधान के बारे में। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सिटिंग 9 दिसंबर को हुआ था। ठीक है। और कुछ दिन बाद 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 में नेहरू साहब ने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक बिल इंट्रोड्यूस किया, एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, और उस रेजोल्यूशन का नाम था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नाउ ये क्या था, सुनना ध्यान से, ये क्या था सर? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जैसा कि नाम बता रहा है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि सर आपका एम क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आप इस संविधान में क्या क्या चीजें
डालना चाहते हो, क्या क्या चीजें इस संविधान में होनी चाहिए, प्राइमरीली क्या क्या चीजें होनी चाहिए इस संविधान में, इस संविधान के द्वारा आप पूरे देश को क्या दे रहे हो, वो हर एम एंड ऑब्जेक्टिव इस रेजोल्यूशन में लिखा हुआ था। ठीक है, इस रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया हमारी संविधान सभा में। नेक्स्ट, इस रेजोल्यूशन के ऊपर बातें हुई, चर्चा हुआ, और मोर एंड लेस इसी रेजोल्यूशन को एज अ रोड मैप मान के, इसी रेजोल्यूशन को एज अ रोड मैप मान के हमारा संविधान फ्रेम हुआ, हमारा संविधान बनाया गया, हमारा संविधान बनाया गया। नेक्स्ट सर, जब 26 नवंबर 1950 हुआ ना, 26 नवंबर 1950, जिस दिन हम मानते हैं कि हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था, जिस दिन मानते हैं कि हमारा संविधान एक्सेप्ट हुआ था, उस दिन लास्ट डे को प्रियम्बल लिखा गया, लास्ट डे को प्रियम्बल भी एक्सेप्ट किया गया, लास्ट डे को प्रियम्बल लिखा गया। नेक्स्ट, क्या आप स्टोरी समझ पा रहे हो? यूएसए के संविधान में सबसे पहला चीज क्या किया गया था? सबसे पहला चीज प्रियम्बल लिखा गया था। सबसे पहला चीज क्या किया गया था सर? प्रियम्बल लिखा गया था। उसके बाद यूएसए का संविधान लिखा गया था। परंतु भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में क्या हुआ कि भारत में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया सर। भारत में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, उसके बाद प्रियम्बल लिखा गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज कह सकते हैं सर कि यूएसए का जो प्रियम्बल है वो एज अ इंडेक्स यूज हुआ, एज एन इंट्रोडक्शन। वो यूएसए का जो प्रियम्बल है वो एज अ इंट्रोडक्शन यूज होता है सर, इंट्रोड्यूस करता है। वो बस थोड़ा थोड़ा ओवरऑल आइडिया देता है यूएसए का संविधान का, कि यूएसए के संविधान में ऐसा है वैसा है। परंतु हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, वहां पे प्रियम्बल एज अ इंडेक्स यूज नहीं होता, एज एन इंट्रोडक्शन यूज नहीं होता। भारत का जो प्रियम्बल है वो पूरे संविधान का समरी है सर, पूरे संविधान का सारांश है। अच्छा आप एक बात बताओ, कॉमन सेंस, जब आप पूरे बुक को पढ़ लेते हैं, जब आप पूरे बुक को फ्रेम कर लेते हैं, उसके बाद समरी लिखते हैं, कि उस बुक को पढ़ने से पहले समरी लिख लेते हैं? बताना जरा। आप लोग कभी नोट्स बनाते हैं या फिर कोई भी समराइज करते हैं किसी चीज को, पूरा पढ़ने के बाद करते हैं कि पहले ही कर लेते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है सर, बाद में करते हैं। ठीक है, पहले नहीं करते हैं, बाद में करते हैं। तो हमारे संविधान में सर प्रियम्बल को क्या एज एन इंट्रोडक्शन बोला जाता है? नो सर, प्रियम्बल जो है वो सारांश है, पूरे संविधान का सारांश है, पूरे संविधान का समरी है। और यही एक मेजर डिफरेंस है यूएसए का संविधान में और भारत का संविधान में, यूएसए का संविधान का प्रियम्बल में और भारत का संविधान के प्रियम्बल में। नेक्स्ट, तो सर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को क्या हुआ, इसका क्या बताया आपने? मैंने भैया सिंपल सी बात बोली, अगर आपको कहीं पहुंचना है, फॉर एग्जाम्पल आपको आपको झारखंड से दिल्ली पहुंचना है, तो आप एक माइंड में मैप तो लेके चलोगे ना, कि यहाँ पे ऐसे ऐसे जाना है। वरना पता चला भाई साहब ऐसे घूमते रह गए, ये इधर भी घूम रहे हैं, इधर भी घूम रहे हैं, लेकिन कभी दिल्ली नहीं पहुंच रहे हैं। बस घूम रहे हैं, दिल्ली जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, किधर से जाएं समझ ही नहीं आ रहा। मतलब सर अगर आपको अपने घर से, आपको झारखंड से अगर दिल्ली जाना है या फिर कहीं भी जाना है, तो माइंड में एक माइंड मैप होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए, एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होना चाहिए, कि कैसे, किस दिशा में हम लोग जाएं, किस दिशा में हमें चलना चाहिए, कि ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, हम अपने ऑब्जेक्टिव को एक्वायर कर पाए, हम अपने एम तक पहुंच सके। ठीक है, तो सर ये जो एम एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ये कुछ नहीं है, बस एक रोड मैप है, एक रोड मैप है। ठीक है, एक रोड मैप है, जी हाँ, एक रोड मैप है। ठीक है, सिंपल सी बात है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक रोड मैप है, और इस रोड मैप को दिमाग में रख के हमें कॉन्स्टिट्यूशन पूरा फ्रेम करना था। और जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरा फ्रेम हो गया, उसके बाद प्रियम्बल, हमारे लास्ट लास्ट जो वर्किंग डे था सर हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, उस दिन प्रियम्बल को एक्सेप्ट किया गया। मतलब लास्ट वक्त में प्रियम्बल बनाया गया सर, प्रियम्बल को एक्सेप्ट किया गया। दैट मीन्स व्हाट, भारत में जो प्रियम्बल है, it is not an introduction, it is not merely an introduction, it is the summary of the whole constitution। और सुनना ध्यान से सर, सर यूएसए का संविधान में क्या हुआ, यूएसए का संविधान में प्रियम्बल को इंट्रोडक्शन माना गया, प्रियम्बल को रोड मैप माना गया, प्रियम्बल को ही दिमाग में रख के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। ठीक है,
प्रियम्बल को दिमाग में रख के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया। लेकिन भारत में क्या हुआ, पहले कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया, उसके बाद प्रियम्बल लिखा गया एज अ समरी। चलो एक बात बताना एक बात बताना, एक बुक पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बुक है फेरी टेल, एक बुक है सर, एक फेरी टेल बोल के, इस बुक को आपने पढ़ा पूरा, उसके बाद इसको समरी बनाया, इस बुक को पढ़ा उसके बाद इसका समरी बनाया, ठीक है, एक बुक था फेरी टेल, उसको पढ़ा आपने और उसके बाद उसका समरी बनाया। नेक्स्ट सुनना ध्यान से, अगर एक दो साल के बाद या फिर कुछ कुछ दिन बाद मेरा मन किया और मैंने इस समरी को चेंज कर दिया, इस समरी में मैंने कुछ अपने से कुछ अल्टर चीजें ला दिया, इस समरी को मैंने चेंज कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर इस समरी को हम लोग चेंज कर रहे हैं तो ये जो बुक का सच में अर्थ है वो अर्थ नहीं बदल जाएगा? समरी, आप सारांश को, पूरे बुक के सारांश को चेंज कर रहे हैं, अगर आप पूरे बुक के समरी को चेंज कर दे रहे हैं तो इस बुक में जो कंटेंट है सर वो भी तो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को आप लोग, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से। सर एक बुक, फॉर एग्जाम्पल आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, हटाओ ये सब हटाओ, फॉर एग्जाम्पल आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, और लक्ष्मीकांत में ये दिया हुआ है कि प्रियम्बल जो है, आपने समराइज किया, पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ा, ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आपने लक्ष्मीकांत को समराइज किया, समराइज किया, ठीक है, समरी सारांश बनाया सर। नेक्स्ट कुछ दिन बाद आप पहले जब आपने समरी बनाया था उसमें समरी में क्या लिखा था कि सर प्रियम्बल जो है वो आज तक सिर्फ और सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या आपका मूड खराब हुआ, आप एक दिन उठे और बोले नहीं समरी चेंज करना है, और समरी में चेंज करके आपने क्या लिख दिया कि प्रियम्बल जो है वो 50 बार अमेंड हुआ है। लेकिन ओरिजिनल बुक में सर, बुक को पढ़ के जब आपने बनाया था, जब ओरिजिनल बुक को पढ़ के आपने बनाया था तब आपने अपने समरी में लिखा था सिर्फ और सिर्फ एक ही बार प्रियम्बल अमेंड हुआ है। अब एक बात बताओ, अपना समरी आपने चेंज किया, समरी में ये लिख दिया कि प्रियम्बल जो है वो 50 बार अमेंड हो चुका है। अब एक बात बताओ, लक्ष्मीकांत का जो बुक था, क्या उसका कंप्लीट सारांश अब आपको मिलेगा? जो कंप्लीट जो उसका बुक में था, क्या वो सही सही सारांश है? नहीं सर, नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसको चेंज कर दिया। मतलब सर कहीं ना कहीं अगर आप समरी को चेंज करेंगे तो इस बुक का कंटेंट को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, इस बुक के कंटेंट को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। इस अगर आप समरी को चेंज कर रहे हैं तो ये बुक भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली अमेंड होगा, ये बुक भी कहीं ना कहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप समरी में लिख रहे हैं कि प्रियम्बल 50 बार चेंज हुआ है, प्रियम्बल जो है 50 बार अमेंड हुआ है, तो इस लक्ष्मीकांत के बुक में भी ये लिखा होना चाहिए कहीं ना कहीं कि प्रियम्बल जो है वो 50 बार अमेंड हुआ है। आई मीन टू से कि सर अगर आप समरी चेंज करेंगे, अगर आप समरी को, किसी भी बुक का अगर आप समरी को अगर आप अफेक्ट करेंगे, आप चेंज करेंगे, आप अल्टर करेंगे, तो सर वो जो रिस्पेक्टेड बुक है जिससे वो समराइज नोट्स बनाया गया है, उस बुक का भी कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आया? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आया? चलो सुनना ध्यान से। सर यही डिबेट होता है, यही डिबेट होता है प्रियम्बल को भी लेके, यही डिबेट होता है प्रियम्बल को भी लेके, ठीक है। प्रियम्बल को भी लेके ये एक डिबेट होता है, ठीक है। जहां तक बोला जाता है कि प्रियम्बल जो है वो समरी है सर पूरे बुक का, हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का समरी है। अगर आप प्रियम्बल को अमेंड करते हो, अगर आप प्रियम्बल को चेंज करते हो, देन इट विल गिव अ डायरेक्ट अफेक्ट, इट विल गिव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन। वो एक डायरेक्ट अफेक्ट करेगा सर, वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा हमारे संविधान को, वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा हमारा कंटेंट ऑफ द संविधान को। क्या आपको ये बात समझ में आता है? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि सर आपने एक बुक को एज अ रेफरेंस मांग के उसका समरी बनाया है, अब उसका समरी ही अब अगर आप चेंज कर दोगे तो बुक का कंटेंट भी तो चेंज करना होगा। तो ये एक बहुत ही डिबेट चलता है सर, ठीक है, ये डिबेट चलता है। डिबेट क्या चलता है? इज प्रियम्बल अमेंडेबल? क्या प्रियम्बल अमेंडेबल है? क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट चलता है। लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि हाँ प्रियम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा है और इसीलिए प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। और सर याद रखना, प्रियम्बल जो है वो आज तक सिर्फ और सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है, प्रियम्बल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आज तक एक बार अमेंड हुआ है, और वो हुआ है 42वां संशोधन 1976, 42nd संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
1976 में हुआ है। ठीक है सर, इससे क्या हुआ था, सुनना ध्यान से। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से तीन चीजें ऐड की गई थी, तीन चीजें ऐड की गई थी हमारे संविधान में। क्या था बताओ जरा। तो सर तीन चीजें उसमें ऐड की गई थी, एक था सोवेरियन, सॉरी एक था सोशलिस्ट, तीन वर्ड ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, तीन वर्ड ऐड किया गया था सर, याद रखिएगा। हमेशा लोग दो याद रखते हैं कि हाँ दो ही ऐड किया, सर तीन याद रखना है आपने। ठीक है, तीन वर्ड ऐड किया गया था, एक था सोवेरियन, सॉरी नॉट सोवेरियन, सोशलिस्ट, एक था सोशलिस्ट, एक था सेक्युलर और एक था इंटीग्रेटिव, ये तीन था। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता होता है ना। चलो ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है चलो, मतलब सर एक चीज हमें समझ में आ गया, एक चीज हमें समझ में आ गया कि अगर पूछा जाए कि भारत का जो प्रियम्बल है क्या उसको एज अ प्लानिंग यूज किया गया था क्या, भारत का जो संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, क्या उसको एज अ प्लानिंग यूज किया गया था संविधान को फ्रेम करने के लिए, क्या बोलेगा आप लोग। क्या उसको एज अ प्लानिंग यूज किया गया था, नहीं सर, एज अ प्लानिंग नहीं यूज किया गया था। पता नहीं आपका ध्यान क्या है, आप कैसे हाँ बोल रही हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो उसको एज अ प्लानिंग नहीं यूज किया गया था, ठीक है, उसको एज अ समरी यूज किया गया था, उसको एज अ समरी बनाया गया। यूएसए का जो संविधान का जो प्रियम्बल था, यूएसए का संविधान का जो प्रस्तावना था, उसको एज अ प्लानिंग बनाया गया था और उसी प्लानिंग के हिसाब से, उसी रोड मैप के हिसाब से पूरा यूएसए का संविधान फ्रेम किया गया। लेकिन भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें यही डिफरेंस था, यही कोर डिफरेंस था कि सर भारत का जो प्रियम्बल है उसको प्लानिंग के तरह नहीं यूज किया गया, वो हमारे संविधान का समरी है। जो प्लानिंग था वो हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा हुआ था सर, और उसके बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। तो क्या आपको एक डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्या आपको एक डिफरेंस समझ में आया कि क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है यूएसए के संविधान में और भारत के संविधान का प्रस्तावना में, क्या एक कोर डिफरेंस है, ये समझ में आया। ठीक है, जी हाँ, तो ये कोर डिफरेंस है। नेक्स्ट सर, क्या हमारा संविधान क्या जो हमारा जो प्रस्तावना है, क्या हमारा प्रस्तावना है, क्या इसको अमेंड किया जा सकता है, क्या इसको संशोधन किया जा सकता है। जी हाँ किया जा सकता है सर। कितने, क्या, कब, कितने बार हमारा संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, वो कितने बार अमेंड हुआ है आज तक, और कब हुआ है, कब हुआ है, कब हुआ है सर। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, गुड। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कितने वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए हैं, कितने वर्ड्स ऐड किए गए हैं सर, तीन ऐड किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन वर्ड्स को ऐड किया गया है। ठीक है, याद रखना। चलो बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट, हमें समझ में आ गया सर डिफरेंस क्या है यूएसए के संविधान में और भारत के संविधान में। एक मेजर डिफरेंस है कि भारत का जो प्रियम्बल है और यूएसए का जो प्रियम्बल है उसमें एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है, बहुत ही मेजर डिफरेंस है। चलो अच्छा एक बात बताना, कोई बात नहीं, बाद में पूछूंगा, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट सर, अगर आप हमारे प्रियम्बल को देखें ना, तो ये प्रियम्बल जो है ये कई हिस्सों में बटा हुआ है, ये कई हिस्सों में बटा हुआ है, ये चार हिस्सों में बटा हुआ है सर। हमारा जो प्रियम्बल है, हमारा जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, ये टोटल चार हिस्सों में बटा हुआ है, इसमें चार पार्ट्स हैं। सर क्या क्या पार्ट्स हैं, सबसे पहले उनको देखें आप। सर सबसे पहला हिस्सा, सबसे पहला चीज, सबसे पहला चीज मैं मार्क करता हूं, उसके बाद लिखना आप लोग। चलो सर, हिंदी वाले भी
बस बैठ जाएंगे, हमें बता दो। सुनना ध्यान से, हमारा जो प्रियम्बल है ये चार चीजों का इंफॉर्मेशन देता है, ये चार हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला चीज, सबसे पहला पार्ट हमें ये बताता है कि सर आपको जो अथॉरिटी है प्रियम्बल लिखने का, हमारा या फिर संविधान फ्रेम करने का, प्रियम्बल लिखने का या फिर संविधान फ्रेम करने का जो अथॉरिटी है, जो पावर है, जो सोर्स ऑफ पावर है, ये किसने दिया, ये सोर्स ऑफ पावर किसने दिया। मतलब फॉर एग्जांपल, आप अगर घर बनाते हो कहीं पे, किसी बिल्डिंग को खड़ा करते हो, जिस जमीन पे करते हो सर, आपके पास पेपर में कहीं ना कहीं होगा ना कि ये जमीन मेरा है। तो प्रियम्बल आप लिख रहे हो अपने मन से, आप अपने मन से संविधान लिख रहे हो। ये संविधान लिखने का पावर कहां से आया, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ द पावर। सोर्स ऑफ पावर क्या है सर, क्या आपका सोर्स है पावर का, क्या सोर्स है आपके पास, कौन किस शक्ति ने आपको ये शक्ति प्रदान की, ये शक्ति आपके पास कहां से आया कि आप अपना खुद का संविधान लिख रहे हो, आप अपना खुद का प्रियम्बल लिख रहे हो। ये पावर आया कहां से आपके पास, कहां से आया। सबसे पहला चीज ये, सबसे पहला चीज ये। तो हमारा प्रियम्बल सबसे पहला चीज यही बताता है। सबसे पहला चीज, अगर हमारे प्रियम्बल में कुछ दिया हुआ है तो वो दिया हुआ है सोर्स ऑफ द प्रियम्बल, सोर्स ऑफ पावर ऑफ राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला चीज हमारे संविधान में अगर कुछ दिया हुआ है तो वो लिया हुआ है कहां से सोर्स आया। प्रियम्बल में सबसे पहला चीज जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि सोर्स कौन दिया आपको, कौन बोला कि आपके पास अथॉरिटी है, आप संविधान लिख सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा चीज बताता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्टेट। हमारे भारत का, हमारे भारत का प्रकृति कैसी है, हमारे भारतीय स्टेट का, हमारा जो भारत है इसका प्रकृति कैसा है। प्रकृति का मतलब सर बनावटी नहीं, बनावटी प्रकृति प्रकृति नहीं। भारत का आइडियोलॉजी क्या है, भारत कैसा देश है, क्या भारत कोई इस्लामिक देश है, भारत कोई हिंदू हिंदू का देश है, भारत क्या कोई सिख का देश है, भारत क्या एक पंथ निरपेक्ष देश है, भारत में क्या कोई सर राजा महाराजे का रजवाड़ा कोई शासन करेगा या फिर डेमोक्रेसी होगा। ये हर चीज का वर्णन हमारा प्रियम्बल करता है। सबसे पहला हिस्सा बताता है हमें कहाँ पे कौन कौन सा सब बताऊंगा, अभी आप लोग लिखो। सर सबसे पहला चीज है सोर्स बताता है, दूसरा बताता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्टेट, और तीसरा चीज बताता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट्स। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे स्टेट का, ऑब्जेक्टिव क्या है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। सर ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एम, गोल। एट द एंड ऑफ द डे हमारा भारत क्या अचीव करना चाहता है, हमारा भारत अपने सिटीजन्स को क्या चीज प्रोवाइड करवाना चाहता है। मतलब इंडिया एज अ स्टेट, इंडिया एज अ होल स्टेट, ये भारत के लोगों को क्या देना चाहता है, भारत को, भारत जो है वो अपने सिटीजन्स को क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, वो क्या देना चाहता है, क्या उसका गोल है, फाइनली वो क्या देगा, क्या देना चाहता है, वो उसके चीज में, उसके बारे में भी वर्णन किया हुआ है। और लास्ट चीज जो है हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है कि किस डेट को हमारा संविधान जो है वो अंगीकृत हुआ, डेट ऑफ कमेंसमेंट या फिर डेट ऑफ एडॉप्ट, नॉट कमेंसमेंट, डेट ऑफ एडॉप्शन लिख लो, डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये बात समझ में आए। तो ये चार चीजों के बारे में हमारे संविधान में लिखा हुआ है। सर कहाँ, सॉरी हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है सर, सुनना ध्यान से। सबसे पहला चीज ये बताता है, ये जो बताता है ये है हमारा पहला भाग, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये हमें बताता है कि फ्रॉम वेयर वी गॉट द सोर्स, सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर कहां से मिला हमें, किसने ये शक्ति दिया, किसने ये शक्ति दिया हमें कि हम अपना संविधान फ्रेम कर सके, किसने ये शक्ति दिया। नेक्स्ट, सर यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये जो हिस्सा, ये जो हिस्सा, ये जो सेकंड हिस्सा, सर ये है पार्ट टू, पार्ट टू ऑफ द प्रियम्बल। ये हमें बताता है कि भारत का जो नेचर है, क्या नेचर है भारत की, भारत एज अ स्टेट, भारत की प्रकृति कैसी है, भारत एज अ स्टेट नेचर क्या है भारत का। ठीक है। नेक्स्ट, सर ये जो डब्बा देख रहे हैं, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द प्रियम्बल, और ये बताता है कि भारत का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या अचीव करना चाहता है, ये क्या प्रदान करना चाहता है अपने सिटीजन्स को।
तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दिस इज द थर्ड पार्ट। एंड सर फाइनली दिस इज द फोर्थ पार्ट जहां पे ये लिखा हुआ है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था। तो एग्जाम में कभी आपसे पूछे कि सर हमारे प्रियम्बल को अगर डिवाइड किया जा सकता है, अगर हमारे प्रियम्बल को अगर हम लोग डिवाइड करने बैठे तो कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या बोलेंगे आप लोग? 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो गुड नाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को और सबसे पहला चीज देखते हैं कि हमें सोर्स ऑफ पावर कहां से मिला। सबसे पहला चीज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि सोर्स ऑफ पावर मिला कहां से। ये जो पावर है ये अथॉरिटी किसने दिया हमें, किसने दिया हमें? क्या आप लोगों को क्या लगता है किसने दिया हमें? क्या ये अथॉरिटी हमारे संविधान को लिखने का जो पावर है, क्या हमें ये अथॉरिटी ब्रिटिशर्स ने दिया? बताना आप लोग, मतलब 1 to 1 आप जो समझ सकती हो, आई मीन जो कहना चाहते हैं आप लोग, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कह सकते हैं आप लोग। क्या ये जो पावर है ये ब्रिटिशर्स ने दिया हमें? ये जो शक्ति है, क्या ये पावर हमें ब्रिटिशर्स ने दिया? नो सर, नहीं दिया। क्या ये पावर किसी राजे महाराजे ने दिया हमें? सर नहीं दिया। लेकिन बहुत कोई एक चीज कहते हैं कि सर हमारा जो सेकंड कैबिनेट मिशन है उसने ये शक्ति दिया था कि आप संविधान लिख सकें। तो सुनना ध्यान से, सेकंड कैबिनेट मिशन आया था सर भारत में, भारत में सेकंड कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। और सेकंड कैबिनेट मिशन जो था ये सिर्फ और सिर्फ पावर देता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का ये पावर देता है कि भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। सिर्फ ये उसका अधिकार देता है, सिर्फ वो उसका पावर देता है। ये कहीं ये ऐसा मेंशन नहीं करता कि आपके पास ये पावर है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करो, आपके पास ये पावर है, हम आपको डायरेक्टली पावर दे रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाओ। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि ब्रिटिशर्स ने हमें शक्ति दिया कि हम अपना संविधान लिखें। नहीं सर, ऐसा ये मिथ है, एक एक बस मिथ है सर, इसको मिथ ही रहने दो, इसको मिथ को खत्म करो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सर किसने दिया, किसने दिया? सर किसी राजा महाराज महाराज ने दिया? नो सर। सर किसने दिया? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सर अगर आप पूरे पूरे प्रियम्बल को पढ़ें तो लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। वी आर द वी द पीपल, वी द पीपल एज अ यूनाइटेड पीपल, वी आर द सोर्स ऑफ पावर। हम है भारत के सोर्स ऑफ पावर। हमने खुद को ये पावर दिया कि हम अपना संविधान लिखेंगे, हमने खुद को ये पावर दिया, हमने खुद को ये शक्ति दिया कि हम अपना संविधान को फ्रेम करें। वी हैव ओनली प्रोवाइडेड ourselves the power to write the constitution, we ourselves provided the power to us to write the constitution. is it clear? कोई बाहरी शक्ति या फिर कोई भी अलग इंसान, कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन ने ऐसा नहीं किया। हमने स्वयं को यह शक्ति दिया कि हम भारत का संविधान लिखेंगे, हम अपने भारत का संविधान को अंगीकृत करेंगे। क्या ये बात समझ में आया? तो एग्जाम में कभी भी पूछे कि भारत का सोर्स ऑफ पावर क्या है सर संविधान लिखने का, तो बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, कुछ मत देखना, जहां पे लिखा होगा वी द पीपल, दैट इज द आंसर। क्लियर? क्लियर है भाई साहब? और ये चीज कहां से पता चल रहा है सर? हमारे प्रियम्बल में पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल में ये साफ 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 तौर पे लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने अपने आप को पावर दिया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, खुद से, खुद से हमने ये डिस्कस किया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्र तांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उससे समस्त नागरिकों को ब्ला 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 चीजें देने के लिए खुद को पावर दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं पावर। क्लियर है सभी को? तो सर सबसे पहला चीज दिस इज द सोर्स ऑफ पावर, यह है हमारा सोर्स ऑफ पावर। क्लियर है? नेक्स्ट सर, नेक्स्ट मैंने बात किया था नेचर, भारत का प्रकृति कैसा है। ठीक है, मैं सब चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करूंगा, थोड़ा थोड़ा बात करूंगा, उसके बाद फिर डीप डीप डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है,
सबसे पहला चीज देखो, नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति, सुनना ध्यान से। ये एक बंदा दिन भर हंसते रहता है, दिन भर हंसते रहता है। और ये एक बंदा है, दिन भर रोते रहता है। नेक्स्ट, क्या आप लोग कहेंगे इन दोनों में से हंसमुख प्रकृति किसका है? यह है ए, यह है बी। हंसमुख प्रकृति किसका है? सर ए का। नेक्स्ट सर, रोतरू कौन है जो रोते रहता है दिन भर? कौन है जिसका रोने का सिर्फ प्रभाव है? कौन है, ए या बी? जो हंसमुख नहीं है कौन है? हाँ जी, क्या मतलब आप लोग कुछ लिख रहे हैं क्या? तो सर बी, बी वाला जो है वो हंसमुख नहीं है सर, वो रो रहा है दिन भर, रोतरू है सर। ठीक है, दिन भर रो रहा है, और ये बंदा दिन भर हंस रहा है। सर, हंसमुख होना या तो रोतालू होना, दीज आर द नेचर ऑफ अ पर्सन। ये प्रकृति है उस बंदे का, उस बंदे का, उस इंसान का, ये प्रकृति है। परंतु अभी जो नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, अभी जिस प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं भारत का, वो इन प्रकृतियों से बहुत अलग है। आप इनसे मत कनेक्ट कीजिए उन चीजों को। भारत की प्रकृति मतलब भारत का नेचर का मतलब, नेचर ऑफ द स्टेट का मतलब कि भारत राज्य, पूरा भारत कंट्री, पूरा इंडियन कंट्री का माइंडसेट कैसा है, भारत का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसा है, ये लोगों को किस टाइप से देखता है, ये लोगों को किस किस नजर से देखता है, क्या सबको एक नजर से देखता है, भारत में किन किन टाइप का सर, कैसा यहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसे यहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर्क करेगा, क्या ये किसी स्पेसिफिक क्लास को थोड़ा ज्यादा पावर देगा, किसी एक स्पेसिफिक क्लास को थोड़ा कम पावर देगा, तो ये बताता है भारत का प्रकृति। हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डीप जाएंगे सर। भारत का नेचर जो है ये इस जगह पे लिखा हुआ है, प्रियम्बल के इस जगह पे लिखा हुआ है। भारत का नेचर अगर आपसे कोई पूछे, प्रकृति पूछे, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है सर, इस जगह पे मेंशन किया हुआ है। क्या क्या वर्ड्स हैं सर जिसको आप यूज करके भारत का नेचर बता सकते हैं? दैट इंडिया इज अ सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन सभी वर्ड्स का मतलब बहुत ही वास्ट है। हम लोग इस पे अभी थोड़ा देर बाद ही डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सुनना ध्यान से। सर, ऑब्जेक्टिव क्या है? भारत का ऑब्जेक्टिव का क्या है, ये कहां पे लिखा हुआ है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द थर्ड पार्ट, और यहाँ पे आपको भारत का ऑब्जेक्टिव लिखा दिखेगा। भारत अपने लोगों को क्या देना चाहता है? सर, सबसे पहला चीज जस्टिस, पहला ऑब्जेक्टिव, लिबर्टी, दूसरा ऑब्जेक्टिव, इक्वलिटी, तीसरा ऑब्जेक्टिव, एंड चौथा फ्रेटर्निटी। दीज आर द फोर ऑब्जेक्टिव दैट इंडिया वांट्स टू गिव टू इट्स सिटीजन्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है सर, ये गोल है, ये एम है जो इंडिया को अचीव करना है, इंडिया इसको अचीव करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट। एंड द फोर्थ पार्ट इज, जो मैंने आपको बोला था कि भारत का संविधान कब अंगीकृत हो रहा है, कब अडॉप्ट किया जा रहा है, कब इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है 26 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है उसको अंगीकृत कर लिया गया। ठीक है, तो ये चार हिस्से हैं जो आपको हमारे प्रियम्बल में दिखेंगे। क्या आपका प्रियम्बल देखने का नजरिया बदला? क्या आपको प्रियम्बल में अब चार हिस्से नजर आ रहे हैं? पहले हिस्से के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात किया कि पहला हिस्सा बताता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ द पावर। क्या सोर्स ऑफ पावर है सर? क्या सोर्स ऑफ पावर है, कौन दे रहा है आपको शक्ति, आप अपना संविधान फ्रेम कर सकते हो? तो सबसे पहला हिस्सा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरा हिस्से के बारे में बात करेंगे, द नेचर ऑफ द स्टेट, नेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे कि भारत का जो नेचर है वो कैसा है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ओरिजिनल प्रियम्बल कैसा दिखता है। ओरिजिनल प्रियम्बल जो था वो कैसा दिखता था, तो सुनना ध्यान से। देखना ध्यान से, हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल कुछ ऐसा दिखता था। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 42वें संशोधन से हमारे प्रियम्बल में तीन हिस्से और ऐड किए गए थे। ठीक है, तीन पार्ट ऐड किए गए थे। कौन कौन से थे सर?
इसको भी हटा ही देते हैं, वरना कोई ना कोई आ जाएगा अभी, कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है, चलो सुनना ध्यान से। हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल में सिर्फ 3 चीजें लिखी हुई थी कि भारत का प्रकृति क्या है, इंडिया इज अ सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भारत एक संप्रभुत्व लोकतांत्रात्मक और गणराज्य है, गणतंत्र है। ये 3 चीजें बस हमारी ओरिजिनल प्रियम्बल में लिखा गया था। लेकिन हमारे जो इंदिरा गांधी मैडम थी, उन्होंने 42वां संशोधन से इसमें और भी चीजें ऐड की थी। ठीक है सर, 3 चीजें ऐड की थी, समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट, अब हम लोग धीरे धीरे सोवेरियन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक वर्ड का मतलब समझेंगे। उसके बाद हम लोग सेक्युलर और सोशलिस्ट का मतलब समझेंगे। इन वर्ड्स को क्यों डाला गया, इनका महत्व क्या है, क्या ये भारत के बारे में क्या बताना चाह रहा है, कैसे कैसे इन वर्ड से हम लोग भारत का प्रकृति को जान रहे हैं, कैसे हम लोग भारत का नेचर समझ पाएंगे इन वर्ड्स को समझ के। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहते हैं। सबसे पहला डिस्कशन जो करेंगे वो होगा सोवेरियन वर्ड पे। सोवेरियन सर हिंदी में इसको संप्रभुत्व बोलते हैं। ठीक है, संप्रभुत्व बोलते हैं ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवेरियनिटी, सुनना ध्यान से। क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। हाँ हाँ, क्लास ले रहे हैं। आना थोड़ी देर बाद में, क्लास लेके कॉल करता हूँ। ठीक है। सर ये हमारा भारत है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भारत जो है वो अभी यूनिवर्सल सिविल कोड, अच्छा आप लोग क्या अवगत हैं इस बारे में, यूनिवर्सल सिविल कोड मतलब थोड़ा थोड़ा कभी भी सुना हुआ है यूनिवर्सल सिविल कोड क्या होता है, या फिर छोड़ो हटाओ, हटाओ, कॉमन सा इशू लेते हैं, कॉमन सा इशू। जस्ट गिव मी 1 मिनट। बस एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 हटा दिया गया। ठीक है, ये हटाने से पहले हमें यूएसए का परमिशन लेना चाहिए था। क्या ऐसा मानते हैं क्या आप लोग? इसे हटाने से पहले हमें यूएसए का परमिशन लेना चाहिए था। अरे इन सब चीजों के करने से पहले यूएसए का परमिशन लेना चाहिए था, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं, क्यों? ये कौन सी बात हुई यार, यूएसए इतना बड़ा देश है, हमें मानना चाहिए उनका परमिशन, परमिशन लेना पड़ चाहिए हमें उन लोगों का। नेक्स्ट सर, हमारे देश में यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में बात करते हैं। सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल सिविल कोड बस यही है कि हर धर्म के लिए एक ही लॉ होगा। कोई भी रिलीजियंस रिलीजन को बांट बांट के इस रिलीजन के लिए स्पेशल लॉ, उस रिलीजन के लिए स्पेशल लॉ, ऐसा नहीं होगा। क्या ये चीज हमारे हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ गोवा में ये चीज लागू है? सिर्फ गोवा ऐसा स्टेट है जहां पर यूनिवर्सल सिविल कोड है, और इस यूनिवर्सल सिविल कोड को पूरे भारत में लागू करने का चर्चा किया जाता है। तो सर यूसीसी को पहले लागू करना है कि नहीं लागू करना है भारत में, ये चीज करने से पहले हमें यूएसए और चाइना का परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसा मैंडेटरी है। ऐसा है क्या? यूएसए और चाइना का परमिशन लेना ही पड़ेगा, ऐसा है क्या? क्यों नहीं है यार ऐसा? वजह बात करते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है। हाँ सर, ऐसा नहीं है। मतलब सर इंडिया अपने देश के अंदर टेरिटरी का अंदर का कोई भी डिसीजन क्या किसी बाहर वाले से पूछ के करेगा? नहीं सर,
इंडिया अपने में कैपेबल है कि वो अपने टेरिटरी के अंदर, अपने बॉर्डर लाइन के अंदर जो भी डिसीजन लेना है वो खुद से ले सकता है। उसके पास इस चीज का पूरा पूरा अधिकार है। समझ में आया? वो अपने आंतरिक मामले के बारे में जो भी डिसीजन है वो खुद से लेगा। ठीक है, वो खुद से लेगा। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? सर, किसी भी टेररिस्ट को फांसी देना है, किसी भी टेररिस्ट को फांसी देना है या फिर इसको जेल में डालना है, तो क्या इंडिया बाध्य है कि पाकिस्तान से पहले परमिशन लेगा तभी वो कर सकता है? नो सर, ये इंडिया का इंटरनल मामला है, ये इंडिया का इंटरनल मामला है। ये बात समझ में आया आप लोग को? चलो नेक्स्ट, सुनना ध्यान से। सर, ये है हमारा बड़ा बेटा पाकिस्तान, और इधर है हमारा छोटा बेटा चाइना। सुनना ध्यान से। भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा या भारत चाइना पे अटैक करेगा, ये अटैक करने से पहले हमें यूएसए का परमिशन लेना पड़ेगा। क्या ऐसा है क्या? क्या सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले यूएसए से हमने परमिशन लिया था? नहीं लिया था। मतलब सर, भारत का कोई भी एक्सटर्नल अफेयर का डिसीजन हो, कोई भी बाह्य मामला का, कोई भी भारत से बाहर मामला का, भारत का एक्सटर्नल अफेयर का कोई भी बात हो, उस चीज का डिसीजन क्या भारत स्वयं ले सकता है? जी हाँ, ले सकता है। क्या उसे किसी दूसरे कंट्री से परमिशन लेने का जरूरत है क्या? नहीं सर। और ध्यान से सुनिएगा सर, वो हर देश, जिस जिस देश के पास अपने इंटरनल मैटर्स और एक्सटर्नल मैटर्स, वो हर देश जो भारत में, वो हर देश जिसके पास इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर, दोनों मैटर का खुद डिसीजन मेकिंग का पावर होता है, उस देश को हम लोग सोवेरियन कंट्री बोलते हैं। उस देश को हम लोग संप्रभुत्व देश बोलते हैं। मतलब संप्रभुत्व देश का मतलब, अ कंट्री इज अ सोवेरियन कंट्री, इसका मतलब क्या कि वो कंट्री अपने आंतरिक और बाह्य मामले का डिसीजन खुद ब खुद ले सकता है। वो किसी और देश का परमिशन लेने में बाध्य नहीं है सर, वो किसी और देश का सुनेगा ऐसा बाध्य नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवेरेनिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवेरियन कंट्री? क्या ये बात समझ में आया? क्या भारत एक सोवेरियन कंट्री है? यस सर, इंडिया इज अ सोवेरियन कंट्री, बिकॉज भारत के इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर के बारे में कुछ भी डिसीजन बनाना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, वो बड़ा से बड़ा डिसीजन हो सकता है या फिर छोटा छोटा डिसीजन हो सकता है, वो डिसीजन लेने के पहले भारत किसी के परमिशन नहीं चाहिए। भारत को किसी का परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। और अगर कोई बाह्य बल, कोई बाह्य शक्ति बोल रहा है कि ये चीज मत करो, और भारत वो चीज करना चाहता है, तो भारत वो चीज करेगा। क्यों? बिकॉज इंडिया इज अ सोवेरियन कंट्री सर। भारत को कोई नहीं रोक सकता। समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवेरिनिटी? समझ में आया? चलो सर, एक बात बताइए। कॉमनवेल्थ देश के बारे में जानते हैं आप लोग? कॉमनवेल्थ देश, किस देश को कॉमनवेल्थ देश बोला जाता है? कॉमनवेल्थ कंट्रीज पता है आपको किसको कहता है? सर, वो कंट्रीज जिनके ऊपर कभी ना कभी ब्रिटिशर्स ने, कभी ना कभी ब्रिटेन ने राज किया था, वो कंट्रीज जिनके ऊपर कभी ना कभी ब्रिटेन ने या फिर ब्रिटिश कंपनीज ने वहां पे राज किया था, उसको कॉलोनी बनाया था, उन सभी को हम लोग कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं। उन सभी को हमने कॉमनवेल्थ कंट्री एज अ होल कहते हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से। सर, 1949 में भारत ने कॉमनवेल्थ कंट्रीज के ग्रुप को ज्वाइन किया। 1949 में भारत ने कॉमनवेल्थ कंट्रीज का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसको ज्वाइन किया। अब एक बात बताओ, भारत ने ऐसा क्यों किया? भारत ज्वाइन नहीं करता, क्यों ज्वाइन किया? क्या जरूरत था उसको ज्वाइन करने का? क्यों ज्वाइन किया वो? सर, सबसे पहला चीज, भारत ने इसको ज्वाइन कर लिया। अब वो ग्रुप, वो समूह कोई ना कोई रूल्स बनाएगा, कोई ना कोई रेगुलेशन बनाएगा, और वो समूह का रेगुलेशन या फिर रूल भारत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और भारत अगर उन चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट? भारत इज नॉट अ सोवेरियन कंट्री। भारत इसको ज्वाइन क्यों किया?
क्योंकि ये ग्रुप कहीं ना कोई लॉज बनाएगा, कोई ना कोई रूल बनाएगा, और क्योंकि भारत ये इसका हिस्सा है और भारत को भी वो चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और भारत अगर बाह्य बल का एक्सेप्टेंस अगर कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट, इट इज नॉट अ सोवरेन कंट्री। ये एक डिबेट आता है सर, इस डिबेट को कैसे टैकल करना चाहिए, सुनना ध्यान से। सर, इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, सबसे पहला चीज। भारत का मन था, तभी जाके उन्होंने 1949 में भारत ने स्वयं स्वयं जाके कॉमनवेल्थ कंट्रीज के ग्रुप को ज्वाइन किया। किसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया कि भैया तुमको आना ही पड़ेगा, तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि सर, भारत एक्सटर्नल मैटर्स में किसी और देश का बाध्य नहीं है, किसी और देश के परमिशन से बाध्य नहीं है, किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सर, इंडिया ने स्वयं स्वेच्छा से कॉमनवेल्थ ग्रुप को ज्वाइन किया, सबसे पहला चीज। नेक्स्ट, दूसरा चीज, सर भारत ने क्यों ज्वाइन किया? एक रीजन था यार, सिंपल सी बात थी। 1949 के वक्त ना इंडिया बहुत कमजोर देश हुआ करता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली या फिर वॉरफेयर या फिर और भी अन्य चीजों को अगर आप देखेंगे तो रिसोर्सेस वगैरह कुछ नहीं था। ठीक है, भारत बहुत मजबूर था कि अगर अभी बाहर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्सेस अटैक कर देता है ना भारत पे, फिर से उसको कॉलोनी बनाने की कोशिश करता है ना, तो भारत बस बैठा बैठा रहेगा। भारत के पास कोई रिसोर्स ही नहीं था सर। कोई रॉ मटेरियल्स तो थे, हर चीज था, पर उसको एक्सप्लॉइट कैसे किया जाएगा, उसको कैसे डग आउट किया जाए, उसको कैसे सेल किया जाए, कोई टेक्नोलॉजी कुछ नहीं था सर। भारत का दशा बहुत खराब था, ब्रिटिशर्स ने एकदम चूस लिया था इंडिया को अंदर तक एकदम। ठीक है, एकदम खत्म करके रख दिया था। ठीक है, तो 1949 में जो नेहरू साहब थे, उन्होंने एक चीज समझा, उन्होंने एक चीज के बारे में चिंतन किया कि यार कॉमनवेल्थ कंपनीज, कॉमनवेल्थ कंट्रीज का जो ग्रुप है, वो वो उन्हीं देशों का ग्रुप है जहां पे ब्रिटिशर्स ने कभी ना कभी उनके ऊपर कॉलोनी बनाया था या फिर उनके ऊपर शासन किया था। वो उन्हीं ग्रुप का एक उन्हीं कंट्रीज का एक ग्रुप है सर, उन्हीं कंट्रीज का एक ग्रुप है। ठीक है, और वो कंट्रीज को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हमारे साथ कभी कुछ गलत होगा तो उस गलत चीज को हम लोग वहां पे उठा सकते हैं, उस मुद्दे को हम लोग उस ग्रुप के सामने उठा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए नेहरू जी ने अपने मन से, आई मीन इंडिया ने स्वेच्छा से ज्वाइन किया था सर कॉमनवेल्थ ग्रुप को। नेक्स्ट, सर कॉमनवेल्थ ग्रुप जो है वो कोई ना कोई रूल बनाएगा, और इस रूल को इंडिया को मानना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है सर। भले इंडिया इसको ज्वाइन कर लिया और भले कॉमनवेल्थ ग्रुप कोई रूल बनाता है, कोई लॉ बनाता है, अगर इंडिया को लगे कि इंडिया के हित में वो लॉ है, इंडिया के हित में वो कानून है, तभी इंडिया उस कानून को एक्सेप्ट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। उसका मन है, इंडिया का मन है सर, बिकॉज इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। क्या आपको ये बात समझ में आया? कभी इंटरव्यू में या फिर कभी भी कोई भी डिबेट में आपसे अगर पूछ लिया जाए, ऐसे फंसा के पूछ लिया जाए, तो क्या आप बताओगे? आपको डायरेक्टली एक बात समझना चाहिए कि सर भारत एक सोवेरियन राष्ट्र है, भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र है। इसका मतलब भारत अपने इंटरनल मैटर्स और एक्सटर्नल मैटर्स को खुद से टैकल करेगा, उसे किसी और का हेल्प नहीं चाहिए, उसे किसी और का परमिशन नहीं चाहिए, उसे किसी और का कोई भी टाइप का सर, किसी भी टाइप का सर, कोई भी एड ऑन रिसोर्सेस नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? क्या आपको सोवेनिटी का मतलब समझ में आया? मतलब देखो, हम लोग नेचर ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, नेचर ऑफ द स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, और सिर्फ एक वर्ड सोवेरियन से हमें ये बात समझ में आ गया कि भारत का नेचर कैसा है, भारत का प्रकृति कैसा है। आप समझ रहे हो, एक वर्ड से इतना कुछ समझ में आ गया। क्या आपको सोवेनिटी का मतलब समझ में आया? क्या आपको संप्रभुत्व का मतलब समझ में आया? चलो, ठीक है, सोवेनिटी समझ में आया सर। नेक्स्ट, द सेकेंड थिंग इज डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रात्मक। ठीक है, लोकतांत्रात्मक इसको क्या है सर? ये लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में क्या क्या चीजें होते हैं? आज तक हम लोग बहुत ही गलत गलत पढ़ते आ रहे हैं कि बस लोकतंत्र बस यहीं तक रेस्ट्रिक्टेड है। तो उस चीज को आज हम लोग समझेंगे, लोकतंत्र। तो सबसे पहला वर्ड समझ लिया हमने, सोवेरियन, सोवेरिनिटी जिसको बोलते हैं। दूसरा पढ़ेंगे अब हम लोग डेमोक्रेटिक। सेकंड हेडिंग बनाइएगा डेमोक्रेटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक?
इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग। सर इसे हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र सिंपल सा एक डेफिनेशन पढ़ते हैं सर बचपन से। इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। बचपन से हम लोग ये चीज पढ़ते आ रहे हैं सर, बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये एक डेफिनेशन चला आ रहा है। इसका मतलब क्या है कभी नहीं समझ में आया, कभी भी नहीं समझ में आया सर, होता क्या है ये। सिंपल सी बात, सिंपल सा बात सर, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी पावर है, जो भी पावर है सर, जो भी अथॉरिटी है, वो लोगों के पास है, वो लोगों के पास है। जो भी अथॉरिटी है वो लोगों के पास है। ऑल पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ पीपल, कॉमन पीपल। कॉमन पीपल के हाथ में पूरा पावर है। बट टू एक्सरसाइज द पावर देयर आर टू वेज टू एक्सरसाइज द पावर इन डेमोक्रेसी। दो तरीके हैं, इन दो तरीके से डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में पावर को एक्सरसाइज किया जा सकता है। एक तरीका है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक तरीका है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, ये है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लोकतंत्र और ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका मतलब क्या है सुनना ध्यान से सर। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग लोग के पावर में, लोगों के हाथ में डायरेक्ट पावर्स होते हैं। वो खुद जाते हैं और लॉज बनाते हैं और पूरे कंट्रीज को चलाते हैं, पूरे कंट्री को चलाते हैं। वो कंट्री जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसका मतलब क्या सर कि वहां पे कहीं नहीं तो कहीं पीपल जो है वो पूरे कंट्री को खुद से चला रहे हैं। उनके पास खुद पावर है, वो खुद बैठ के सर अपना कानून बनाते हैं। हर आदमी चला जाता है कि हाँ चलो हम भी जाएंगे कानून बनाने। हर हर वैसे जगह में सर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। नेक्स्ट सर, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है कि हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, हम लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं बाय द मेथड ऑफ इलेक्शन, बाय द इलेक्शन। इलेक्शन के तरीके से, इलेक्शन का हेल्प लेके हम लोग एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, और यही रिप्रेजेंटेटिव हमारे पार्लियामेंट में जाता है सर, हमारे संसद में जाता है, और संसद में जाके हमारे लिए लॉज बनाता है, हमारे लिए लॉज बनाता है। और इन्हीं लॉज के हेल्प से हमारा पूरा कंट्री चल रहा है, इन्हीं लॉज के हेल्प से हमारा पूरा कंट्री चल रहा है, हमारा पूरा कंट्री रन होता है, हमारे पूरे कंट्री को रूल किया जाता है। 1 मिनट। क्या आपको ये बात समझ में आया? ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आया कि सर डेमोक्रेसी में दो तरीके हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकता है या तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग स्वयं जाते हैं, कानून बनाते हैं और देश को चलाते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम लोग एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे जगह पे पार्लियामेंट में जाता है, लॉज बनाता है और पूरे कंट्री को चलाता है। ठीक है सर, भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी की इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसका मतलब क्या कि सर भारत में हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो रिप्रेजेंटेटिव जाके कहीं ना कहीं हमारे देश को चला रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? क्या आपको ये बात समझ में आया? ठीक है, मतलब सर लोकतंत्र में जो पावर है वो किसके पास है? क्या किसी ऑप्शन है, किसी गवर्नमेंट के पास है, किसी नेता के पास है, या फिर लोगों के पास है? डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में किसके पास है पावर? पावर किसके पास है? तो सर पावर जो है वो लोगों के पास है, कॉमन पीपल के हाथ में है सर पावर।
पावर जो है वो कॉमन लोगों के हाथ में है, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल्स के हाथ में है, किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। सर अब आप बोलोगे कि सर मेरा मन है कि हम अपने घर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट खोले, लेकिन जैसे हम वैसा करने जाते हैं तो सरकार मना कर देती है, तो मेरे हाथ में पावर कहाँ है? आपको खराब लग रहा है? आपके हाथ में पावर है, नेक्स्ट इलेक्शन में ये गवर्नमेंट हटा देना और अपने घर में न्यूक्लियर पावर प्लांट खोल लेना, ठीक है? क्योंकि सर गवर्नमेंट जब तक रहेंगी तब तक वो अपना काम करेंगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा पब्लिक का उनके पास ये है सर, पूरा पब्लिक एग्री की है तब उनका गवर्नमेंट बना है। मतलब सर जो गवर्नमेंट बनती है ना, जो गवर्नमेंट बनती है डेमोक्रेसी में, जो गवर्नमेंट बनती है डेमोक्रेसी में, वो एक मैंडेट होता है जो कि लोगों के द्वारा दिया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैंडेट? मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, जनादेश, जन का आदेश, जन का आदेश। सर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं भारत में, इलेक्शंस हुआ, इलेक्शन में एक पर्टिकुलर पार्टी मेजोरिटी से जीत रहा है। दैट मीन्स व्हाट? पूरा जो जन है, पूरा जो लोग है, उनका ये आदेश है कि इस पार्टी को हम लोग पसंद कर रहे हैं और यही पार्टी पूरे देश को चलाएगा, और उसी पार्टी को सर सरकार बनाने का मौका मिलता है। दैट मीन्स व्हाट? अ पार्टी, sorry, a government which is formed in democracy, or rather than we can say a democratic government is nothing but a mandate of the people, mandate of the common people। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है कि जो सरकार है वो कुछ नहीं है सर, ये जनादेश है, ये जन लोगों का आदेश है, ये कॉमन पीपल का आदेश है कि यही बंदा, यही यही सरकार, यही पार्टी हमारा सरकार चलाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है ये चीज? नेक्स्ट सर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एक लिमिटेड गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या है लिमिटेड गवर्नमेंट? के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी बस इसको याद रख लो कि हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लिमिटेड गवर्नमेंट होता है। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या कि गवर्नमेंट भी अपने मन से हर चीज नहीं कर सकता, गवर्नमेंट भी अपने मन से हर चीज नहीं कर सकता सर, उसे भी बहुत सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और पार्टी हु इज रनिंग द कंट्री, जो कि मेजोरिटी में है, जो सरकार बना के चला रहा है पूरे इंडिया को, वो पार्टी हर चीज नहीं कर सकता अपने मन से, वो सरकार हर चीज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि सर सबसे ऊपर है संविधान, और ये चीज हम लोग समझेंगे। बट ये चीज और अच्छे से समझाऊंगा मैं जब रिपब्लिक पढ़ेंगे हम लोग, जो नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक, जब उसको पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझेंगे। बस आप लोग इतना याद रख लो अभी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो कैसा गवर्नमेंट होता है? अनलिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट, ऐसा ऑप्शन रहता है सर, लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जाम में आपसे दो चीजें पूछ सकती हैं कि संवैधानिक सरकार या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये कैसा गवर्नमेंट होता है? ये लिमिटेड गवर्नमेंट होता है। लिमिटेड का मतलब लिमिटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने मन से अनलिमिटेड चीज नहीं कर सकता है, इसको भी, ये भी बहुत सारी चीजों से बाध्य है। क्या क्या चीजों से बाध्य है हम लोग समझेंगे जब हम लोग रिपब्लिक का डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट सर, वो कौन सी चीजें हैं जो कि डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है? वो कौन सी चीजें हैं जो कि डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है? तो सुनना ध्यान से। डेमोक्रेसी में तीन चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस। डेमोक्रेसी में सर फ्री इलेक्शंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री मतलब क्या कि कोई भी जाके दे सकता है इसलिए उसको फ्री बोल रहे हैं? नहीं, मतलब सर लोग, कोई भी इलेक्शन किसी बाहुबली या फिर किसी सरकार या फिर किसी और एजेंसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जो लोगों का सच में जनादेश है, जो लोग सच में बताना चाहते हैं अपना, जो सच में अपना बताना चाहते हैं व्यूज कि हाँ यही आदमी जीतेगा, फ्री इलेक्शंस होना चाहिए सर, वैसे ही विदाउट इन्फ्लुएंस, विदाउट किसी दूसरे पार्टी का इन्फ्लुएंस के। ठीक है, नेक्स्ट सर, फेयर इलेक्शंस होना चाहिए।
फेयर इलेक्शन मतलब पता चला सर एक एक पार्टी को वोट मिल रहा है और वोटिंग मशीन जो है वही वोट किसी दूसरे पार्टी को दे दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयर इलेक्शन होने चाहिए। फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है सर। मान लो कि 10 आदमी है जो कि दूसरे पार्टी वाले को वोट देना चाहता है, लेकिन ये वाला पार्टी बोलता नहीं हम ही को वोट दो। ठीक है, और इसको पूरा इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसको पैसा दे रहा है, इसको दारू पिला रहा है, इसको बोल रहा है, बड़े बड़े वादे कर रहा है कि तुम्हारे घर में हम ऐसा करवा देंगे वैसा करवा देंगे। सर आप क्या कर रहे हैं? आप फेयर इलेक्शन कर रहे हैं क्या? नहीं सर, आप अनफेयर मीन्स का यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलर इलेक्शन। रेगुलर इलेक्शन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी, सॉरी XYZ पार्टी सत्ता में आ गया, और सत्ता में आने के बाद सबसे पहला लॉ ये बनाता है कि सर भारत में आज के बाद कोई इलेक्शन से नहीं होगा। सर ऐसा किया जाना चाहिए क्या? अरे नहीं भाई साहब, डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है? डेमोक्रेसी का जो मूल रूप से जो डेफिनेशन है वो 3 चीजों पे डिफाइन किया गया है: फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस। क्या ये बात समझ में आता है आप लोग को? फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया कि फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस का मतलब क्या है? क्या अगर भारत में या फिर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये तीनों चीज में से कोई एक भी चीज हटा दें तो क्या उस देश का डेमोक्रेसी पे खतरा नहीं आ जाएगा? अगर कोई कंट्री है जो क्लेम करता है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, या फिर छोड़ो हटा दो, किसी और कंट्री के बारे में हम नहीं बात करेंगे, हम भारत के बारे में बात करेंगे। अगर भारत में इसलिए मैंने बोला कि किसी और कंट्री को छोड़ दो, क्योंकि हर डेमोक्रेटिक कंट्री का आइडियोलॉजी भी भाई अलग अलग हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए अलग कंट्री, इंडिया का कंट्री के बारे में बात करें, इंडिया एज अ कंट्री करना चाहता है कि सर भारत में अगर ये 3 अंडरलाइंग फीचर्स को अगर हम लोग हटा दे तो भारत में जो डेमोक्रेसी है, क्या वो डायरेक्टली डेमोक्रेसी पे अटैक नहीं माना जाएगा? क्या डेमोक्रेसी में वो डायरेक्टली डेमोक्रेसी में थ्रेट नहीं माना जाएगा? सर माना जाएगा। अगर भारत में से अगर हम लोग फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन हटा दें तो कहीं नहीं तो कहीं वो भारत के लोकतंत्र को अफेक्ट करेगा सर, भारत का डेमोक्रेसी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो दीज आर दी अंडरलाइंग फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। एंड इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है सर कि देखो, आइडियोलॉजी समझो, भारत का प्रकृति समझो, भारत का नेचर समझो कि सर भारत में फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन होगा, और पावर जो है वो कॉमन पीपल के हाथ में है। इससे प्रकृति समझ में आ रही है क्या आपको भारत की? जी हाँ सर, समझ में आ रही है कि भारत में कोई बंदा बहुत बड़ा हीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके पास इक्वल पावर है और सबके पास पावर है। कहाँ दिखता है आपको पावर? सर इलेक्शंस के वक्त आपके पास पावर है, आप किसी एक व्यक्ति को जिता सकते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के आप उसको पार्लियामेंट भेज सकते हैं। इज इट क्लियर? क्या आपको डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आया? क्या आपको समझ में आया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ नहीं है सर, इट इज द मैंडेट ऑफ द पीपल। वो जनादेश है लोगों का, जन का आदेश है और कुछ नहीं है। सर डेमोक्रेसी और भी चीजें आपको प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं? डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, ये आपको डिसेंट करने का पावर देती है, डिस्कशन करने का पावर देती है, डिबेट करने का पावर देती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कशन, डिबेट? सुना ध्यान से। हमारे संविधान में, हमारे हमारे देश में आप लोगों ने, हम लोगों ने, सबने मिलके एक सरकार बनाया। वो सरकार संसद में जाके एक बिल पेश करती है। ठीक है, और उस बिल के ऊपर बहुत डिबेट होता है सर, बहुत चर्चा होता है। ये चर्चा करने का पावर कहां से मिला सर? भारत एक लोकतांत्रिक देश है सर, इसलिए आपके पास चर्चा करने का पावर है। आप चर्चा कीजिए, आपको करना पड़ेगा चर्चा। आपको जितना मन है उतना डिबेट कीजिए, माथा फोड़ लीजिए एक दूसरे का। यू हैव द पावर ऑफ टू डिबेट। पावर है सर आपके पास डिबेट करने का। ठीक है। नेक्स्ट सर, पार्लियामेंट में हम लोग आए दिन देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, कॉमन लोगों के बीच में भी होता है। तो ये डिस्कशन का पावर कौन दे रहा है सर? सर डेमोक्रेसी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए हमारे पास डिस्कशन का भी पावर है। सर डिसेंट, डिसेंट आए दिन कुछ ना कुछ लोग करते रहते हैं। हम सीएए 2019 नहीं मानेंगे, हम सीएए 2019 नहीं मानेंगे, हम लोग डिसेंट करते हैं। हम लोग उसको मानेंगे नहीं, हम लोग उसको छोड़ देंगे।
कुछ लोग बोलते हैं आर्टिकल 370 नहीं मानेंगे। सर वो लोग अभी खुलेआम घूम पा रहे हैं, इसलिए घूम पा रहे हैं क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इतना हिम्मत है तो जाके चाइना में बोल के दिखाए कि हम चाइना में कोविड कोविड जो है, कोरोना जो है वो चाइना में ही जन्म लिया है। कैसा उन लोग का हालत करेगा वो चाइना वाला ही भी बता पाएंगे। ठीक है, समझ में आया सर? तो ये फायदे हैं सर डेमोक्रेटिक कंट्री होने का। तो एक वर्ड से हम लोग पूरे कंट्री के नेचर को समझ सकते हैं। तो दो दो वर्ड्स के बारे में आज हमने चर्चा किया, सोवेनिटी एंड डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रात्मक एंड सब संप्रभुत्व। ये दो चीजों के बारे में बात किया। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग कल मिलेंगे, पॉलिटी ही होगा, और उस वक्त हम बाकी चीजों को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।